वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओवर टू डॉक्टर वंदना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सनम शर्मा जी। तो लास्ट हमने बात की थी पेनाइल कैंसर के ऊपर। आज हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ चलेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित जैसे मैंने कल भी बोला था कि प्रोस्टाइटिस है, बीपीएच है, बेनाइल कैंसर या फिर आपका प्रोस्टेटिक कैंसर। तो इनके ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, क्या इसका वर्क है, क्या इसका फंक्शन है। क्योंकि अगर हम उसकी पोजीशन को, उसकी सेफ साइड तो अगर सब कुछ अच्छे से जानेंगे तो हम उसको रिपोर्ट को पढ़ने में और आपका पेशेंट को ठीक करने के लिए अच्छे से रेडी रहते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का एक स्मॉल ग्लैंड है, छोटी होती है, जो ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के चारों ओर स्थित होती है। इसकी शेप और साइज, प्लेस, आकार में लगभग ये आलमंड यानी अखरोट के टाइप की, सॉरी वालनट अखरोट के आकार की होती है। और वेट वजन में आपका 20 ग्राम इसका वजन होता है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आपका जो प्लेस इसका हम देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरोजेनाइटल डायफ्राम एंड यूरेथ्रा, ये इस बीच में आपका चारों ओर इसके रहती है। बर्फ, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मुख्य काम है वो है आपका सेमिनल फ्लूइड को बनाना। यह फ्लूइड आपका स्पर्म को पोषण देता है, उसकी मोटिलिटी मूवमेंट को, जो है आपका न्यूट्रिशन को, उसको आपका हेल्पफुल रहता है। लगभग प्रोस्टेट ग्लैंड से लगभग 25 से 30% जो भाग होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आता है सीमेन का। मेन मुख्य भाग, आज की डेट में अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को हम देखें तो उसको 4 जोन में बांटा जाता है। फर्स्ट पेरिफेरल जोन, जिसमें आपका अक्सर प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स आपको पेशेंट के दिखाई देंगे इस जोन के अंदर। तो केसेस 70%, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट हो सकता है कि कैंसर की तरफ जा रहा हो। सेकंड सेंट्रल जोन, वहां पे 25%, अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी वहां पाई जाती है तो वहां से 25% ही चांसेस होते हैं कैंसरस जाने के। नंबर 3, ट्रांजिशन जोन। इसमें यहाँ से जो ट्रांजिशन जोन है वहां पर 5 से 10% ही केसेस होते हैं जो आपका कैंसर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कैंसर होगा? बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। नंबर 4, एंटीरियर फिब्रस फिब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा। यहाँ से कोई एबनॉर्मलिटी विशेष नहीं आती है। प्रोस्टेट से जुड़ी जो डिजीजेस हैं, सबसे पहले बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, प्रोस्टेटाइटिस एंड प्रोस्टेट कैंसर, ये 3 कॉमन डिजीज हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित हैं। टेस्ट हमें कौन से कराने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हाँ प्रोस्टेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है? तो सबसे पहले ब्लड रिलेटेड टेस्ट हमें लेने चाहिए पेशेंट के। अगर आपके पास वो रिपोर्ट लेके आ रहा है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पीएसए, अपना पल्स डायग्नोज, आप अपना पल्स डायग्नोज करके देखें। टेम्परामेंट स्टडी भी आप करें वहां पर ये किस टाइप का है पेशेंट है। और साथ में अगर आपका ऑलरेडी पेशेंट, आपको पता लग रहा है कि किस से संबंधित है, तो वहां पे आपको पीएसए, पीएसए के अलावा डिजिटल रेक्टल आपका एग्जामिनेशन, जो कि आपके फिजिकली भी आप देख सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड आपको लेना पड़ेगा या प्रोस्टेट ग्लैंड से बायोप्सी आपको करानी पड़ेगी, एमआरआई अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन जानने के लिए है कि हमें ये सब चीजें करवानी होती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की स्ट्रक्चर कि, किस तरह की होती है? पारंपरिक रूप से इसको जो लॉब्स में, 5 लॉब्स में बांटा गया है। फर्स्ट, एंटीरियर लोब, यह ग्लैंड यहाँ पर कम और मस्कुलर, जो इसमें मसल्स होती हैं वो टिश्यूज ज्यादा होते हैं यहाँ पर इसमें। पोस्टीरियर जो लोब होगा रेक्टन के पास होता है और अक्सर प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है इस सेकंड पोस्टीरियर लोब के अंदर।
थर्ड नंबर पर मीडियन लोब, यह यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के साथ के बीच में होता है। एनलार्जमेंट होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको यूरिन फ्लो रुक सकता है पेशेंट का। यदि आपके पास पेशेंट ऐसे आता है कि पेशाब खुल के ना हो रहा हो, तो मे बी पॉसिबल कि मीडियन लोब में वहां पे प्रॉब्लम हो। नंबर 4 पे राइट लेटरल लोब और फिफ्थ पे आता है लेफ्ट लेटरल लोब। प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई, प्रोस्टेट ग्लैंड में ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? अर्टरीज के द्वारा और वेन्स के द्वारा। अर्टरीज में आपका, अर्टरीज होती है आपका इलियक अर्टरी के 3 भाग होते हैं, तीनों से आपका यहाँ पर जो है होती है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, जिनको इंटरनल इलियक आर्टरी के रूप में जाना जाता है। वेन्स के अकॉर्डिंग, जो वेनिस है, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस कहलाता है। इसको यहाँ पर इंटरनल इलियक वेन कहा जाता है। इसके द्वारा आपका ब्लड सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई में आपका सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो आपकी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, और यहाँ पर इसका एक जो जाल होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक प्लेक्सस। यहाँ से ये दोनों नर्व्स आती हैं जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को कंप्लीटली आर्टरी और वेन्स के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इस फ्लूइड को, इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है, जो सीमेन को पोषण देता है, न्यूट्रिशन करता है, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, इसके अंदर इस फ्लूइड में होता क्या है? सबसे पहले साइट्रिक एसिड, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एंजाइम होता है, साइट्रिक एसिड होगा और यहाँ पर स्पेसिफिक एंटीजन होंगे, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी एंड सर्वाइव, उसकी लाइफ स्पैन को हेल्प करता है जीवित रहने के लिए। तो ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की स्ट्रक्चर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड को बताने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही अब हम सेकंड विषय में आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित डिजीज, प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब क्या है? इसका जो मेनली मुख्यतः है इन्फ्लामेशन होना प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। यदि वहां पर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिजीज प्रोस्टाइटिस कहलाती है। और होता किसके कारण है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। कभी कभी इन्फेक्शन के कारण कभी नहीं भी, बैक्टीरियल नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन बना रहता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इस अगर प्रोस्टाइटिस होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 2 पर आता है टाइप, प्रकार। प्रोस्टाइटिस आपकी 4 प्रकार की होती है। एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो होता है कि सडनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, दूसरा पेशेंट को तेज बुखार और दर्द भी रहता है, दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, क्रॉनिक में क्या होगा? लंबे समय तक रहने वाला इन्फेक्शन, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन चला आ रहा हो और वो लंबे समय से बना हुआ है, तब भी हो सकता है। और यूरिन पास आउट करने में भी बार बार आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, ये थर्ड टाइप आपका प्रोस्टाइटिस का है। इसमें ये सबसे कॉमनली है, जनरल है, सामान्य प्रकार का है। इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन दर्द और पेशाब करने में परेशानी महसूस होती है। तो ये क्रॉनिक सिम्टम्स में आएगा, प्रोस्टाइटिस में जाएगा। 4 नंबर पर आता है आपका एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाइटिस। इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पेशेंट को पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी यूरिनरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसको लगता है। तो जब हम इसके यूरिन टेस्ट कराते हैं तब हमें पता लगता है कि इसको इन्फ्लामेशन है वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो भी होगा, तब आपका 4th नंबर पर एसिम्टोमेटिक, जिसमें कोई सिम्टम्स का पता ही नहीं लगता लेकिन इन्फ्लामेशन बना रहता है, तो वो आपका एसिम्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाइटिस कहलाती है। कारण, कॉजेस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। किसी भी जगह पर कई बार क्या होता है कि हम पेशाब में आपको जलन दिखाई देगी, दर्द आपको दिखाई देगा, इन्फेक्शन आपको दिखाई देगा, बार बार करने में भी आपको दिक्कत आती है। तो
ये बना हुआ अगर बार बार रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैथेटर, यदि जैसे किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं हो पाता है, खुल के बंद लग जाता है और कैथेटर का बार बार यूज करना पड़ता है, तब भी ये सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। प्रोस्टेट इंजरी, किसी कारण से अगर कोई सर्जरी चोट फिट लगी है तब भी वहां पर ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। वीक इम्यूनिटी, यदि इम्यूनिटी वीक है तब भी यह प्रोस्टाइटिस आपको दिखाई दे सकता है। सिम्टम्स, सबसे पहले आपका पेशाब करते समय जलन और दर्द, दर्द के साथ आप पेशाब कर पाते हैं, पेशाब खुल के नहीं हो पाता है, पेशाब बार बार आता है लेकिन हम आता है, फील होगा कि आपको आ रहा है लेकिन आता नहीं है, और यदि आएगा भी तो खुलकर नहीं होगा, रुक रुक के होगा, बहुत स्लो मोशन में आपको जाएगा। पेशाब करने में कठिनाई होती है, शुरुआत में ही आपको दर्द भी दिखाई दे सकता है करने से पहले भी। पेल्विक जो रीजन है आपका, जहां आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपका ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, पेल्विक रीजन के अंदर भी आपको पेन महसूस हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड भी हो सकता है। टेस्टिकल्स या पेनिस में दर्द, जिस समय पेशाब में जलन और दर्द हो सकता है कि पेशाब खुल के नहीं हो रहा हो तो आपको वहां दर्द आपको दिखाई दे। फीवर, एक्यूट कंडीशन में फीवर भी हो सकता है। इजैकुलेशन, यदि सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स के दौरान आप जाते हैं, पेशेंट जाता है, तो उस समय पर आपको सेक्सुअलिटी में भी आपको पेन महसूस होगा। डायग्नोज, टेम्परामेंटल स्टडी, पल्स डायग्नोज से आप पता कर सकते हैं कि पल्स डायग्नोज में आपका अगर यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन पुटअप करके हम पेशेंट से पता कर सकते हैं। फिजिकली एग्जामिनेशन भी ये आपका देखा जा सकता है क्वेश्चन पुटअप करने के साथ साथ। यूरिन टेस्ट आप करा सकते हैं, पीएसए आप टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन आप करवा सकते हैं, और डीजीई जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन की तरह आप देख सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। उसमें इसका जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है, इसको करने के क्या बेनिफिट है, इसमें आपको जो यूरिनरी ब्लैडर है की पोजीशन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो सब चीजें आपको इस टेस्ट से पता लगती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ऐसे पेशेंट में, प्रोस्टेट एब्सेस हो सकता है, क्रॉनिक पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, जैसे अभी मैंने बोला कि पेशाब करने में कठिनाइयां आएंगी, या तो शुरुआत में करते समय ही दर्द होगा, जलन होगी, और नहीं है तो आपको बीच में भी, आपको स्टार्टिंग में नहीं तो बीच में आपको पेन वगैरह हो सकता है, लास्ट टाइम में भी। रेयरली इनफर्टिलिटी के भी चांस यहाँ पर हो सकते हैं इस कारण से। प्रिवेंशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन से बचाव आपको रखना है। जेनाइटल हाइजीन, सबसे हाइजीन की केवल हम यहाँ जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो जेनाइटल की ही नहीं, आपको ऑल बॉडी की भी हाइजीन अपनी रखनी चाहिए, लेकिन स्पेशली आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वहां की स्वच्छता का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है हेल्दी रहने के लिए। पानी कम पीते हैं तो पानी खूब अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पिए, पेशाब को ज्यादा देर तक लंबे समय तक ना रोकें, सेफ सेक्स ड्राइव होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी आपको बचाव करना है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको रखनी है, और स्पाइसी फूड, कॉफी, चाय ये कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि इस डिजीज को बढ़ावा ना मिले, क्योंकि अगर चाय कॉफी ज्यादा पीएंगे उत्तेजना ज्यादा आएगी, और साथ के साथ आपके भी पेशाब करने में आपको जलन वगैरह, दर्द वगैरह बढ़ जाता है। लंबे समय तक एक स्थिति में ना बैठें, लंबे समय तक बैठने से भी बचाव करना है, क्योंकि जो पेल्विक एरिया है आपका, वहां पर आपको प्रेशर एक दबाव बन जाता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर ग्लैंड पर, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर दबाव बनता है, जिससे आपको ये सब समस्याएं फिर से पैदा हो जाती हैं, या एक कह सकते हैं कि यहाँ क्योर था, क्योर के बाद आपको फिर से यही सिम्टम्स पैदा होते हैं, तो प्रोस्टाइटिस एक लंबे टर्म तक बनी रहती है। तो इन सब चीजों से बचाव रखना है। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको शॉर्ट में बीपीएच भी कहा जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, नॉन कैंसरस, एक यह आमतौर पर अगर हम देखें तो उम्र, लगभग उम्र बढ़ने के, आज की डेट में तो आपको 40 प्लस में भी आपको कई बार दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो 50 प्लस एज में जाकर
पुरुषों में ये समस्या दिखाई देती है और पेशाब करने में कठिनाइयां होती हैं बहुत ज्यादा। कॉजेज, उम्र और हार्मोनल चेंजेस। उम्र के साथ साथ हार्मोन भी चेंज होते हैं जो इस बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का कारण है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और डीएचटी। डीएचटी का मतलब है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। इसका जो प्रभाव है उस पे भी आपका प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो सकता है। जैसे अभी बोला मैंने, 50 साल की उम्र के बाद दिखाई देंगे। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की बीपीएच कैंसर पहले से है तो वहां पर आपको फैमिली हिस्ट्री भी आपको देखनी होती है, कारण बनता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये मेन मुख्य कारण है बीपीएच होने की। सिम्टम्स, बार बार पेशाब का आना, फ्रीक्वेंसी के साथ ना होना, रात में बार बार पेशाब जाना, जिसको बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। पेशाब शुरू, ये जिस समय आपको लगता है कि पेशाब हमें आ रहा है और आप चाहते हैं, आप अपने रूम से वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो पेशाब शुरू करने में ही जैसे आपको लगता है कि पेशाब करना है, लेकिन उस समय पे आपको पेन महसूस होता है, कठिनाई आती है सामने, हार्डनेस, आपको लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और जलन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। वीक यूरिन स्ट्रीम, यूरिन पास आउट करने में आपको वीकनेस आपकी रहती, कमजोर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पेशाब रुक रुक कर आता है। पेशाब के बाद भी कई बार ब्लैडर आपका पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, तो मे बी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये बीपीएच के सिम्टम्स हो। हेयर इज बीपीएच। बीपीएच होता कहाँ पर है? मैंने अभी प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे आपको बताया था, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक मैंने सेगमेंट बनाया था आपको, ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बीपीएच होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। डायग्नोज, पल्स डायग्नोज करेंगे, पीएसए टेस्ट कराएंगे, डिजिटल रेक्टल आप करा सकते हैं एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड आप लेंगे, यूरिन टेस्ट आप कराएंगे, यूरोफ्लोमेट्री भी आप कराएंगे। यूरोफ्लोमेट्री कैसे होता है? एक यूरोफ्लोमीटर होता है जिससे आपको पेशेंट को दे दिया जाता है कि आपने पेशाब इसी के अंदर करना है। उसमें आपकी वहां से फ्रीक्वेंसी, फ्लो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस सब की जानकारी उस मीटर, यूरोफ्लोमीटर के द्वारा मिल जाती है। तो अगर आवश्यकता है तो ये सब टेस्ट आप करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में आपका यूरिनरी जो रिटेंशन है वो बना रहता है, ब्लैडर इन्फेक्शन में रहता है, वहां पे पस फॉर्मेशन भी हो सकती है, पेशाब अगर रुक के साफ नहीं हो रहा है, रुका हुआ है वहां पर। किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो किडनी भी इफेक्टिव हो जाती है, डैमेज होने की तरफ चली जाती है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की हम अगर बात करेंगे तो हमारी कॉमन मेडिसिन है S3C3 .22। ये हमारा इसके अंदर हम यूज पे जो है अप्लाई करेंगे पेशेंट के लिए, तो हमें अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। .22 पर बी अल्टरनेट जी लगवा सकते हैं, या डब्ल्यू ई, ओनली डब्ल्यू ई का उपयोग करेंगे क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, तो डब्ल्यू ई से भी आपके पेशेंट को लाभ मिलेगा। प्रिवेंशन, हेल्दी डाइट। डाइट किस तरह की होनी चाहिए? हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसमें आपका सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड होने चाहिए, फ्रेश सब्जियां होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट होना चाहिए, जूस पी रहे हैं तो फ्रेश जूस, या फिर जो सीजन के फल हैं उनका जूस निकाल के जो आप ले सकते हैं तो वो उनको लें फ्रेशली। दूसरा, जंक फूड, डब्बा बंद जो फूड आता है उसको बंद रखें, नॉन स्पाइसी फूड रखें, और फाइबर रिच आपकी फूड होनी चाहिए। जो भी आप भोजन कर रहे हैं, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इवनिंग ब्रेकफास्ट है, वो सब आपका फ्रेश भी होना चाहिए, फाइबर रिच आपके फूड होने चाहिए। नंबर 2 पर आपका रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से, नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करने से आपका हार्मोन्स का बैलेंस रहता है एंड वेट भी कंट्रोल होता है, जिससे कि आप इस खतरे से बचते हैं। वेट मैनेजमेंट, अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट है, ओबेसिटी आपको है, तो आपको वेट मैनेजमेंट भी अपनाना होगा। अल्कोहल एंड कैफीन, चाय कॉफी से बचाव करना चाहिए, ये कम से कम मात्रा में लें, ना के बराबर, 0%। टाइमली यूरिन पास आउट, समय से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालें। यदि बाहर हम समय से नहीं करेंगे तो एक प्रेशर बना रहेगा, फिर से वही इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो टाइमली अगर डिजीज को बढ़ावा ना दिया जाए तो समय पर सारे काम करने होंगे। रेगुलर हेल्थ चेकअप, ओवर 50 ईयर्स, 50 साल से ऊपर के व्यक्तियों
को पुरुषों को अबव 50 इयर्स प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित चेकअप कराते रहना चाहिए। आपका ईयरली करा ले, प्रॉब्लम आती है तो आपका 6 मंथ में आप करा सकते हैं, और नहीं है तो ईयरली, और जब नॉर्मल चलता रहता है तो 3 साल में भी आप करवा सकते हैं। टाइम को बढ़ा सकते हैं जब आपका नॉर्मल चलता रहता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यदि किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। लगता है सबको अच्छे से समझ में आया है। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम नमस्ते। जी बोलिए। मैम स्ट्रक्चर के जो आपने 5 ब्लॉक बोले ना, वो एक बार repeat करके please। प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रकार में हाँ, आपने बोला ना 5 होता है, ब्लॉक्स होते हैं 5 ब्लॉक स्ट्रक्चर में, 5 आपकी उसके आवाज जो। मुझे पूरा पर समझ में नहीं आ रही है। अपना क्वेश्चन एक बार जरा दोहरा दीजिए। मैम स्ट्रक्चर के आप 5 ब्लॉक बताए हो ना, अच्छा। वो अच्छा, 5 ब्लॉक के स्ट्रक्चर नाम में लिख वही नहीं तो पूछ पाए। रहा हूँ कि प्रोसेस का। देखिए, हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। पहला कहलाता है एंटीरियर लोब, सेकंड पोस्टीरियर लोब, थर्ड मीडियल लोब, फोर्थ नंबर पे है लेटरल लोब, 5 नंबर पर है लेफ्ट लेटरल लोब। अच्छा, ठीक है मैम। बाकी नोट्स आपको सनम जी के द्वारा मिल जाएंगे, आप स्टडी कर सकते हैं। फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। एनी कोई और? हेलो। जी, जी मैडम, ये जो ट्रीटमेंट बताया है तो रिपीट करेंगे एक बार, और जस्ट डेफिनेशन जी। मिनट, होल्ड डाउन। जी बोलिएगा। मैडम, ये ट्रीटमेंट में जो है थोड़ी ट्रीटमेंट डिलीशन है, और डिलीशन कौन सा यूज करेंगे मैडम? हाँ सर, अभी मैंने डायल्यूशन के लिए ही बोला है आपको, S3 एंड C3 अकॉर्डिंग कंडीशन। हमारा जो स्पेसिफिक किडनी का आपका पेटेंट प्रोडक्ट भी आया है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं ओके। अकॉर्डिंग कंडीशन। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप ऐड कर सकते हैं। कॉमनली तो हम इस पे आपका आज की डेट में जो है, जो हमारी डायल्यूशन है, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसलिए आपको सिंगल रेमेडी में हमने आपको बताया S3 एंड C3, D6 पे D5 से आप शुरू कीजिएगा। जैसा पेशेंट रेस्पॉन्स करता है उसके अकॉर्डिंग आप D4 में भी आप जा सकते हैं। राइट मैम। उनके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि पेशेंट आपको किस तरह से रिप्लाई दे रहा है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नंबर हमने 22 बोला था, तो 22 पर आप WE आप अप्लाई कराइए, उसको लगवाइए, तो रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। थैंक यू मैम। ओके। यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड इतने अच्छे से आपने कम से कम शब्दों में पूरी इन्फॉर्मेशन को हमसे शेयर किया। और जल्द ही जो ये सेशन है और जो पास्ट का जो सेशन था उसका नोट्स आपको ग्रुप में सबको वो शेयर भी किए आपको जाएंगे। 5 मिनट भी मिल जाएंगे। अभी हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित आपका एक डिजीज प्रोस्टेटिक कैंसर, जिसको हम कर लेंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे कि उसको और डीपली ज्यादा बताया जाए, जिससे कि जब पेशेंट हमारे पास में हो तो उसको हम अच्छे से समझ सके। क्योंकि जी आज की डेट में जो पेशेंट है ना, वो भी आपका पेशेंट कम डॉक्टर अपने आप में है। कहीं ना कहीं से वो भी पढ़ लिख के समझ के आता है, तो हमें अपने आप को एडवांस में रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी नॉलेज को जितना ज्यादा अच्छे से हम बढ़ा के रखें, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।
कि नहीं डॉक्टर साहबान का कोई पेशेंट डिस्कशन का पॉइंट हो तो प्लीज वो डिस्कस कर सकते हैं अभी। काफी दिन हो गए हमने कोई पेशेंट डिस्कशन नहीं किया है। अगर पेशेंट डिस्कशन का किसी का कोई पॉइंट है तो पेशेंट डिस्कशन कर सकते हैं। जी डॉक्टर रामकृष्ण अग्रवाल जी का हैंड रेज है। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। मेरे पास एक पेशेंट है जिनको बहुत खुजली का प्रॉब्लम है सर। तो उसमें मुझे लगता है कि वो फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा जैसा है। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या रिकमेंड करेंगे सर? कितने समय से सर उनको ये दिक्कत? 2 साल से सर। तो एलोपैथी मैं में आपको पहले एक सजेशन ये करूंगा कि आप एक बार उनका ना KFT LFT लिपिड प्रोफाइल चेक करवा ले। मान लीजिए किडनी फंक्शन टेस्ट में डिस्टरबेंस निकल के आती है, क्योंकि जो पर्सन में प्रलोंग आपका स्किन की कंडीशन हो तो उसमें लिवर और किडनी के रिगार्डिंग कोई ना कोई आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। ओके सर। तो ओके उसके बेस पे S6 एंड C6 S5 एंड C5, फॉर एग्जांपल S6 L1 BE C6 वर्वन GE हो गया है ना। और नहीं तो दूसरा आपका S5 L1 BE C5 वर्वन या वन GE, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी। पर उसके लिए पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या किडनी बेस है या लिवर, क्या ब्लड ओरिएंटेड बेस है या लिम्फ ओरिएंटेड बेस है, वो हमें देखना है इसमें, है ना। ओके अगर सर। इसमें हमें तो अभी सी टेस्ट कर रहे हैं, एक जी जनरल हम उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस कर रहे हैं और हमें लगता है कि पेशेंट लिम्फेटिक है, तो आप उसमें S5 L1 S5 C5 वाला ट्रीटमेंट दीजिए। अदरवाइज और अगर लगता है कि हमें सेंगवाइन पेशेंट है या सेंगवाइन डोमिनेंट है तो उसमें S6 C6 का ट्रीटमेंट दीजिए पहले। ओके सर। ओके। जी तो टेस्ट के अनुसार जो भी मेडिसिन देना होगा वो D5 में स्टार्ट करना है ना सर? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग के लिए पहले 2 हफ्ते की मेडिसिन D5 में ही देनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल डोज है। जी उसके सर। बाद D6 D4 भी हम कर सकते हैं। और जब हम ओके। D5 से स्टार्ट करते हैं तो 10 में से 6 पर्सन को D5 के अंदर ही ट्रीटमेंट आता है, रिस्पॉन्स आता है। उससे आगे जो पर्सन होते हैं उनको फिर आप D6 या D4 में लेके जाना पड़ता है। जी सर ठीक है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक पेशेंट को सर सोराइसिस है। डॉक्टर मणि भूषण जी। सर एक पेशेंट को सर सोराइसिस 6 महीने से सोराइसिस है। 6 महीने से पहले नहीं था उनको? नहीं नहीं, इसमें जाना है पैर हाथ में एक दाना होके खुजली हुआ। जी उसके बाद ब्लैक पैच बनना शुरू हो गया। सेम वही है। और आप ब्लैक या तो पैच उनका टेम्परामेंट डायग्नोसिस कर लीजिए, अदरवाइज आप उसमें उनका अच्छा रिपोर्ट करवाइए KFT LFT लिपिड एंड CBC। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक के है। रिगार्डिंग ज़्यादा दिक्कत है तो S6 C6 बेस्ड ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर लिवर फंक्शन के रिगार्डिंग दिक्कत है ठीक है तो S5 C5 बेस्ड ट्रीटमेंट देना है सर। सर। D4 में से है ना सर? D4 D5 या सर, D5? D5। डॉक्टर पवन कुमार जी। सर क्रॉनिक फेरिंजाइटिस का केस है। क्रोनिक फ्लेंजाइटिस। फेरिंजाइटिस, जी गले जी में दिक्कत है। जी 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 जी। रिफ्लेक्स, फ्लेंजाइटिस। ऑसोफोगस, वो रिफ्लेक्स भी होता है, एसिडिटी और ये सब दिक्कतें भी रही हैं पास्ट में। ओके। और फिर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई, वेट लूज हो गया। तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया तो उनका ऑसोफोगस ढीला है, तो उसको जो है टांका लगाना पड़ेगा ऐसा करके। फिर वो इस तरह से काफी कठिन स्थिति में वो आया। तो क्या उनके इलेक्ट्रो, बेसिक टेस्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं? अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड, और उसके साथ में आपका डॉक्टर साहब दिक्कत कोई ज्यादा निकली नहीं, बस लीवर फैटी ग्रेड 2 था, तो अब वो 1 हो गया है परहेज से और आयुर्वेदिक दवाओं से उनका। जी। अब वो हमारे पास आए हैं। तो ओके। अभी बाकी मेन प्रॉब्लम यही है, आप मतलब जो उनका फिर गले में। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है वो आप हेप्टोमेगली से ही करो स्टार्ट, है ना। हाँ, क्योंकि गले में बार बार खखारना, बार बार थूकना, उसकी वजह से गले में जख्म जैसा महसूस होना अंदर, थोड़ा आप मतलब ये फर्स्ट बहुत टू ज्यादा वीक दिक्कत। के लिए आप फर्स्ट 2 वीक के लिए उन्हें हेप्टोमेगली का ट्रीटमेंट दीजिए एक बार, जी। और D5 में दीजिए। और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर 2 हफ्ते के बाद आप एक बार फिर से बात करेंगे।
फिर उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें आगे का तो ट्रीटमेंट। दवाओं का डॉक्टर साहब सजेशन दे दिए पूरा हमको क्या? हेप्टोमेगली सर, बुक में आपके पास फॉर्मूला है हेप्टोमेगली का। अच्छा जीआईटी में जाएंगे, उसमें आपको हेप्टोमेगली का ट्रीटमेंट मिलेगा। जी फैटी लिवर हेप्टोमेगली आप वो जी दीजिए 2 हफ्ते के लिए D5 में एग्जैक्टली, बिफोर मील, आफ्टर मील, सिरप एंड टैबलेट। जी। ये 4 चीजें देनी है पहले डॉक्टर दो साहब हफ्ते एक चीज और, ज्वाइंट पेन के साथ किसी लेडी को 45-46 साल में अगर उसको मोटापा काफी ज्यादा हो गया है और कोई चीज मतलब ब्लड टेस्ट में थायराइड भी नहीं निकला है, लेकिन वजन बढ़ गया है और ज्वाइंट पेन 20 साल से रहता है उसको। जी। जी अच्छा, इसमें पहले बात तो ये कि उनकी पूरी टाइमलाइन आपको देखनी पड़ेगी जी। कि बेसिकली कब से शुरू हुआ है जॉइंट पेन, ठीक है। ज्वाइंट पेन 18-20 साल 15 साल से ऊपर हो गया है उनको, तो लेकिन जो है उस समय क्या उनको कोई डिजीज निकली थी क्या, उनको कोई टाइफाइड, जॉन्डिस या किसी भी तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुई थी क्या उसके नहीं आसपास? डॉक्टर साहब, कोई साल ऐसी पहले, दो बीमारी साल अलग पहले से कुछ भी नहीं हुई है। उनको जॉइंट पेन ही हुआ डायरेक्टली, है ना। हाँ, ज्वाइंट में और अर्थराइटिस और आर जो एफ भी फैक्टर चीजें, उनका नॉर्मल निकल के आ रहा है ना। हाँ बाकी चीजें सब नॉर्मल ही निकली हैं। कोई और बस एनीमिया रहता था, खून नहीं, खून हमेशा कम रहता, 10 के नीचे, 9 के करीब, 8-9, ये एक कमी रही है साथ में। ओके। फिर भी मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि पहला जो ट्रीटमेंट है वो आप आरे रेमोइड अर्थराइटिस का ही दीजिए, S6C6 बेस्ड ट्रीटमेंट। दो एस हफ्ते सिक्स D5 में। S6C6 और रेमोइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है आपका, आपको मिलेगा वो बोन्स एंड स्केलेटन के अंदर। अच्छा रोमेटाइड अर्थराइटिस, जी जी जी। जी जी जी, रेमोइड अर्थराइटिस। और उसमें आपका S6C6 बेस्ड ट्रीटमेंट है वो। तो हाँ, विटामिन डी की कमी तो रहती ही रही है, जांचों में जो निकला है विटामिन डी की अभी कमी काफी अभी निकली है। हम लोग, आप रेगुलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ सेशन में? जी जी, अब आज से शुरुआत की, आज मुझे मिला है लिंक तो मैं आज से शुरुआत ओके। कर रहा हूँ। अभी हमारा क्या है कि अभी हमारा एक टॉपिक चल रहा है बुक का। तो जी अभी हम उसमें प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत आपको बढ़िया। हर प्लांट के अपने आप में ही प्रॉपर्टीज इन सारी चीजों को कवर कर लेती है। कोई जी स्पेसिफिक आपको अदर से रेमेडी नहीं देनी पड़ती है कैल्शियम, मिनरल, विटामिन वगैरह के लिए। जी जी वो जी जी। पर्टिकुलर हर रेमेडी का ही अपने आप में एक प्रॉपर्टी रहता है। चाहे वो वो आप सेशन अलग से चल रहा है लो, क्या डॉक्टर साहब? चाहे कैंसरसो ले लो, चाहे एंजाइटिकोज ले लो। आप जी जब उनको दे रहे हैं तो उनकी जो ये डेफिशिएंसीज है वो ऑटोमेटिकली ही कवर हो जाती है। डॉक्टर साहब, मोटापे के लिए भी फिलहाल कुछ ना दें, ऑब्सिडी के लिए खाली आप यही हम पहले उनको रोमेटाइड। 2 हफ्ते के लिए रेमोइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट दो। उनकी बिल्कुल। पेन जो है उसके अंदर क्या चेंज आता है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। जी एक चीज, उनको कभी भी पेशेंट जो अगर पेन किलर ले रहा है तो उसको पेन किलर लेने से रोकना नहीं है। उसको बोलना कि अगर आप मेरे पास आने से पहले, मान लीजिए आप महीने में कितनी बार पेन किलर ले रहे हैं। नहीं, पेशेंट को आयुर्वेदिक चल रहा है उनका, आयुर्वेदिक चल रहा है, वो वो किसी चल भी रहा तरह है। का, अगर आयुर्वेदिक चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा इमीडिएट ड्रॉप करवा सकते हैं। जी जी जी। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को थोड़ा सा इमीडिएट ड्रॉप करवा सकते हैं आप। ठीक है डॉक्टर साहब। जी। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। यस सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे पास ना एक 6 महीने का बेबी है और पिछले 4 महीने से मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ। उसको पूरी बॉडी पे रेड कलर के रेसेस हैं ओके। और पूरा बॉडी। सॉरी, आपका माइक म्यूट हो चुका है सर। एक माइक को अनम्यूट करें प्लीज। नहीं सर, अभी कैमरा ऑन हुआ है आपका, माइक नहीं ऑन हुआ है। हेलो। जी सर, अभी आवाज आई है सर। हाँ सरम सर, एक बच्चा है मेरे पास में। वो जी 6-7 महीने का है। जी और मैंने जो सीनियर्स हैं, महेश जी हैं, राजपूत जी हैं, वो वहाँ से जो अपने देहरादून से हैं एक और हमारे सीनियर, जी उनको दिखा करके जो ट्रीटमेंट मैंने लिया था, उन्होंने दिया था S1WE D6 में, जी। S5 V1YE D6 में, S19 S5 APP का लोशन उन्होंने मुझे दिया था बना के देने के लिए। तो मैंने वो पेशेंट को रेगुलर चला रहा हूँ।
लेकिन अभी क्या है कि उस पेशेंट को कभी तो लगता है कि ठीक हो रहा है, ओके और अचानक से इतना उग्र हो जाता है, जैसे पिछले 3 दिनों से इतना बुरा हाल है उसका कि उसकी पूरी बॉडी रेड हो गई है, और बच्चे के बॉडी से ना पीप टाइप में भी निकल रहा है। सर, इसका मतलब कि अभी हम ना इनका बेसिकली क्या कंडीशन है, वो क्या उनकी दिक्कत है, वो अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या उनकी डिजीज का कारण क्या है। अगर बात की जाए ब्लड एंड लिम्फ की, तो अभी तक हम ये एलोकेट करने में नाकामयाब हो रहे हैं कि क्या ब्लड बेस्ड दिक्कत है या लिम्फ बेस्ड दिक्कत है ना। जी एक जी चीज तो जी यही जी। हुई। तो इसके लिए एक तो आप उनका प्लीज बेसिक जो सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, लिपिड, ये चारों तो करवाइए करवाइए, है ना। नहीं, उसके साथ छह साथ महीने अगर के बच्चे का, डिस्कशन भी हो 6 महीने के बच्चे को। सर, अब आपको किसी तरह का तो इनका रिपोर्ट करवाना ही पड़ेगा ना। जी 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 जी। एलोपैथी वाले तो आपका 1 महीने के बच्चे का भी खून निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो है खैर। जी जी जी। तो हम्म मुझे लगता है कि या तो फिर अब आपको फिर फॉर्मूला को उस तरह से हर हफ्ते दर हफ्ते चेंज करते रहिए। अभी जो मैं हम्म। समझ पा रहा हूँ, उसमें हमने लिम्फ बेस को ही फोकस किया है। कुछ समय के लिए आप जी, ब्लड बेस को ही फोकस कर लीजिए। फॉर तो सर एग्जाम्पल क्या आप एक कर सकता है वो दे रहे हैं, अपना? S5W दीजिए, है ना। दूसरा आप उनको दीजिए S5W। एक S5W दे दीजिए, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ दूसरा आप उनको दीजिए S6C17YE दीजिए। जी। ये दो फॉर्मूला देके देख लीजिए एक बार। नहीं, फर्स्ट आपने मुझे बताया S5W। S5W, जी। सेकंड वन S6C17YE। C6 S6C17YE। C17Y। जी। अच्छा, ये इसमें R19 चलता रहेगा? R19, हाँ बिल्कुल, वो देते रहिए। आप उसको हर 2 घंटे पे एक बूंद पिलाते रहिए। R19 का? जी 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 ठीक है बॉस। अच्छा, लोशन यही चलेगा S5APP? जी। अगर इसमें भी अगर एक काम किया जाए कि एपीपी जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करवाया जाए। एस्टा बेशक वो मत करा डालिए के आप भी उसमें। है, वो एपीपी करा के भी डायरेक्टली है अप्लाई उससे। करवाया जाए जी। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, एपीपी मैंने डायरेक्ट, जो हमारा डब्बी आता है ना एपीपी जी लोशन जी का, जी। वो भी मैंने डायरेक्ट अप्लाई करवाया, लेकिन उससे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप उसको डायरेक्ट ही अप्लाई करवाते रहे। देखिए सर, इसका मतलब यही है कि अभी हम बेस जो कारण है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। जी 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 जी। जी। ठीक है सर। सर अच्छा, एक आपका नंबर मुझे दे दीजिए, क्योंकि जो मेरे पास आपका नंबर है, मैं उस पर जो भी कोरिलेट करता हूँ ना थ्रू व्हाट्सएप, आप तक मुझे लगता है पहुंचता नहीं सर, है, क्योंकि जो। तो देखिए, जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो उसी समय कॉल भी एक बार आपको करना चाहिए सर। क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या रहता है कि मल्टीपल मैसेजेस होते हैं। अगर वो हाँ एक बार नीचे चला गया, मान लीजिए जो चीज आपने मुझे 2 बजे भेजी, अगर मैं उसको शाम को 6 बजे देख रहा हूँ, तो मैं भी एक बार जी। को ये अज्यूम करूंगा कि मुझे कॉल नहीं आया, तो मतलब हाँ, आपको उस चीज का निवारण हो चुका है ना। नहीं वो एक्चुअली मैंने 20 बार उस नंबर पे कॉल भी किया है आपको, व्हाट्सएप करने के बाद में, तो वो कॉल रिसीव नहीं होता। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता, नंबर हमारा एक आप ही है। मुझे हो सकता है कि मेरे पास जो नंबर है वो अभी आपका सही नहीं है, तो अगर एट आप मुझे सिक्स अपना नंबर दे सके तो। 86 जी। 288 288। 75 जी। 306। 306। ठीक है बस, थैंक यू। जी। थैंक एक्सेप्ट यू ऑफ सो मच। संडे, संडे को छोड़ के हम वीकडे पे हम अवेलेबल होते हैं। हाँ 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 हाँ। कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि संडे को कोई सीनियर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आगे डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं होता ना। जी जी जी। ठीक है बॉस, नेक्स्ट। थैंक यू। जी, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। यस। एक पेशेंट है, सीजर डायबिटीज। हेलो। सॉरी सर, आपका नाम। ओमकार सिंह चौहान। जी सर। सर एक पेशेंट है, सीजर डायबिटीज। जी। उसकी जीभ में छाले रहते हैं, कभी जीभ फट जाती है, कभी रेड हो जाती है, वो खाना नहीं खा पा रहे बिल्कुल। मेन क्या दिक्कत है उनकी, डायबिटिक है वो। डायबिटिक है। और क्या उनकी एलोपैथिक रेमेडी चल रही है कोई। नहीं, अभी कोई चीज चल रही है, डायबिटीज की चल रही है, लेकिन ये समस्या हमको 2-3 महीने से स्टार्ट हुई है। 2-3 महीने वो से वगैरह स्टार्ट कुछ हुई, नहीं खा पा छाले रहे कब हैं। से होने शुरू हुए इनको। ये 2-3 महीने से ही हुआ है। मतलब कभी डायबिटीज छाले सेम रहते हैं, कभी रेड जीभ हो एलोपैथी। जाती है, कभी वो एसजीपीटी एसजीओटी में फट कोई जाती है। डिस्टरबेंस देखने को तो नहीं मिला इनके। नहीं, कुछ नहीं हुआ, एलएफटी दोनों से ठीक है। वो
तो फिर मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि सबसे पहले आप इसमें डायबिटी का ट्रीटमेंट ही स्टार्ट करें। 2 ठीक है हफ्ते कम से कम डायबिटी का ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें क्या हमारा इम्प्रेशन है, उसके बेस पे फिर हम आगे अपना डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है ठीक है। वैसे जी डायबिटीज सर। हम दे रहे हैं, साथ में क्या हम कुछ इसमें दे सकते हैं एडवांस से हाँ साथ में हाँ, ऐड करके? आप डायबिटी का ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, आप बुक वाला ट्रीटमेंट यूज करें डायबिटीज के लिए। डायबिटीज का जो अभी बताया था मुझे वही किया है, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। जी। मैंने अभी अपना S6 स्टार्ट ही किया, ज्यादा मेरा पुराना काम S6 नहीं है। एंड C6 का ट्रीटमेंट ना। हाँ। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, C17 S10 C10 का रैपिड डोज यूज करवाइए कुछ समय के लिए। 17 C17 C17 S10 C10 इसका रैपिड ओके। डोज भी यूज करवाइए। ठीक है। एवरी 2 आवर 1 चम्मच शाहजहां में पानी, लग गया 5 बूंदे पानी। 1 चम्मच। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। यस सर। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार जी। सर एलोपेशिया का ट्रीटमेंट बताना। आपने बुक वाला यूज किया अभी क्या एलोपेशिया का? जी सर, तो उससे क्या रिजल्ट। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? उसके हेयर लॉस हो रहे हैं ज्यादा। नहीं वो तो ठीक है, पर देखिए, क्या गोल गोल चकत्ते बन रहे हैं या जी वैसे जी, हेयर लॉस हो रहा है? गोल गोल है उसके, जगह जगह से। गोल जगह जगह पे गोल गोल चकत्ते बन रहे हैं ना। जी और आपने ये दिया है फॉर्मूला, ये कैसे दिया है? D5 में दिया है, D6 में दिया है, किस में दिया है ये आपने? सर, मैंने D5 में दिया था। कितने दिन के लिए चल चुका है इनका ट्रीटमेंट? 1 हफ्ता हो गया। तो सर एक एक हफ्ता हफ्ते के नो एक नो हफ्ते के रेस्पॉन्स। अंदर नहीं होगा आपका ऐसे। कम से कम 1.5 महीना लगेगा, तब जाके 1.5 महीने के अंदर इसका फर्स्ट आपको अपीयरेंस आएगा। इसमें बिफोर मील एंड आफ्टर मील ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं, कितनी देर पहले कितनी देर बाद दे रहे हैं? सर 2 घंटे बाद। मतलब एक दे रहे हैं आफ्टर मील और एक दे रहे हैं बिफोर मील। कैसे दे रहे हैं? खाना खाने से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटा, आधा घंटा पहले, कैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं, आध घंटा पहले। आधा घंटा पहले ना। हाँ, और दूसरी डोज दे रहे हैं 1 घंटा बाद खाना खाने नहीं के। सर, दोनों को सेम टाइमिंग रखो। और मैं आपको चेंज करने के लिए बोलूंगा इसको पहले। इसको पहले आप करवाइए 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद। खाने से 15 मिनट पहले, खाने के 15 मिनट बाद 100 ml वाटर के अंदर 15-15 बूंदे, ओके सर। दिन में 3 बार। और जो ऑइंटमेंट का भी मसाज करवाया आपने? नहीं, ऑइंटमेंट नहीं दिया। तो एक बार ये पूरा जब ट्रीटमेंट चलेगा तभी आपका पूरा रिस्पॉन्स आएगा सर। क्योंकि जी। अगर रिस्पॉन्स की बात की जाए तो हमारे खुद के क्लिनिक पे इस समय मोर देन 3 to 5 पेशेंट ऐसे चल रहे हैं जिनको 3 मंथ के, 3rd मंथ के एंड तक आते आते उनके जो स्मॉल हेयरिंग है वो आना शुरू हो गई है। तो बाकी एलोपेशिया के मैंने काफ़ी पेशेंट अपने खुद के ट्रीटमेंट, हमारे खुद के क्लिनिक पे ठीक होते हुए देखे हैं, और उनको आज जी तक जी। दोबारा वो दिक्कत नहीं हुई। और ये फॉर्मूला जो है वो सेम यही चलता है। सिर्फ आपका बाद में, थोड़े समय के बाद में, आप उसमें C4 का मसाज भी ऐड करवाएंगे। ओके सर। जी। थैंक यू सर। पर इसका प्लीज टाइमिंग जो है उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर टाइमिंग ऊपर नीचे रहेगा डोज का, और पानी की क्वांटिटी ऊपर नीचे रहेगी, तो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। ओके सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज? हेलो। यस सर। जी सर बोलिए। नमस्ते समन सर। जी नमस्कार जी। सर हार्ट ब्लॉकेज के लिए मैंने पहले ही पूछा था, अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है। ओके सर, उसमें ले- उनका हमें बेसिकली लेड में ESR लेड एंड में लिपिड, 70%। उसके साथ जो मेन, आप एक बार ESR और लिपिड प्रोफाइल के थोड़ा सा चीज शेयर कर, रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा अगर उसके वो बेस पे। क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो नॉर्मल है सर सब। अच्छा, अभी तो हम्म। तो ये अभी जो आप बुक फिर नंबर अभी बुक आप पे कब स्टार्ट करेंगे इसको, ट्रीटमेंट को? बस स्टार्ट करना ही है सर, मेरे को तो 1-2 दिन में। 83 पेज नंबर पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है हार्ट ब्लॉकेज का। आपके पास एट पुरानी सीरियल वाली बुक नंबर है ना टू हमारी? टू एट हाँ हाँ, जी टू जी टू जी। एट जी जी। S5 + A3 + BE
जी, विद इन ब्रैकेट BM है। बिफोर मील। BM और मीन्स फिर देन, बिफोर मील। हाँ, और देन C2 प्लस WEN1 प्लस YE AM आफ्टर आफ्टर मील। मील। जी हाँ, ऑल इन D5। जी, D5 और में। बी, वो ब्लू जब आपने इसको ब्लू एनर्जी ग्रेड करना है। है सर, जी, एक्सटर्नल टू हार्ट। मसाज, और SY मेगाटोन SR। सिरप मेगाटोन SR। हाँ, और टैबलेट R15 जी DPS कार्डियो मस्त। जी, ठीक कार्डियो है, मास्ट। DPS कार्डियो में। हाँ, जी, ये सर क्या है, इसके बारे में बताएं, DPS जो कार्डियो कार्डियो मस्त। मास्ट है, ये हमारा सेकंड स्टेज ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है। अराउंड 1.5 अच्छा। मंथ टू 3 मंथ के बाद आप इसको यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेज में बिफोर मील, आफ्टर मील सिरप एंड टैबलेट का यूज किया जाएगा शुरू के 1.5 महीने तक। और 1.5 महीने के बाद अच्छा, डाइल्यूशन चेंज करके एज पर कंडीशन उसको आगे आप बढ़ाएंगे। शुरुआत D5 में करनी जी, है और D5 डायल्यूशन फिर 1.5 महीने बाद 4 में, फिर देन वो 6 में। उसकी कंडीशन के ऊपर देखिए ही किया जाएगा। करेंगे D4, पर कई बार क्या होता है कि रिस्पॉन्स डल होने शुरू हो जाता है, तो उस समय हमें एक बार D6 करना पड़ता है, फिर D4 करते हैं, वो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए सर, अभी तक अच्छा, आपने हमें कोई पेशेंट डिस्कस नहीं हुआ है ना, तो जब एक दो बार हम कुछ पेशेंट को डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जी सर जी। जी, सर डीपीएस का मतलब ड्रॉप्स है, ड्रॉप। ड्रॉप्स ड्रॉप्स कार्डियोमास। जी, जी सर, ठीक है, थैंक यू। नस में दिक्कत हो जाए या फिर सब नस सुई तो चलेगा हिसाब में। किसी और डॉक्टर साहिबान का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? रामकृष्ण अग्रवाल जी सर ने हैंड रेज किया, प्लीज सर। सर मेरे पास एक और पेशेंट है सर। जी उनको उम्बिलिकल हर्निया है और जी साथ में उनका नाभि के पास बहुत वो एरिया बहुत हार्ड हो गया सर, और वो बल्ज बाहर की तरफ बल्ज हो गया है। जी तो जी अब अभी जैसे नए बुक के अनुसार मैं वो हर्निया का तो मैं उनको कॉम्बिनेशन D5 में दे रहा हूँ सर। जी। बट जो जो नाभि के पास जो बल्ज हो गया और हार्ड हो गया उसको क्या करना है सर? कितने दिन चल चुका ट्रीटमेंट अभी इनका? इनका मैंने 10 डेज पहले स्टार्ट किया है सर। तो अभी आप पहले उसको चलने दीजिए कम से कम 1.5 मंथ तक। उसको पेन होता था क्या, उनको हो रहा है अभी? पेन अभी भी है सर। ओके, फिर आप एक काम कीजिएगा। जैसे इनका 2 वीक का ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो उस समय आप S5 C1 और YE का हॉट कंप्रेस करवाइएगा। हॉट कंप्रेस। S5 C1 YE हाँ, हॉट कंप्रेस। तो इसको कैसे कराएंगे सर? हॉट कंप्रेस कैसे करेंगे सर? सर, हॉट कंप्रेस आप लास्ट हमारे सेशन में थे जिसमें हमने हॉट कंप्रेस को एक्सप्लेन किया था। नहीं सर। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्लॉथ लिया आपने, जी सर। उसको आप अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। पहले आप लेंगे एक 250 ml टू हाफ लीटर वाटर लेंगे, बिल्कुल गर्म पानी। ठीक है सर, 250 जी ml टू हाफ लीटर का पानी लेंगे, ठीक है जी सर। जी जी। उसके अंदर 25 बूंदे डालेंगे। ओके सर। जो फॉर्मूला बना के दिया है हमने, उसके 25 बूंदे डालेंगे। जी सर। और उसके बाद आप एक क्लॉथ लेना है, कॉटन क्लॉथ होना चाहिए। ओके सर। उसको मान लीजिए इस तरह से आपने फोल्ड कर लिया है ना, उसके जी जो सर। दो एंड है उसको पानी से बाहर रखना है, बाकी पूरे कपड़े को पानी में डुबा के फिर निचोड़ देना है। फिर उसको फोल्ड करके जो आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पे रखवाना है उसको। ओके सर। ये और आपका हॉट कंप्रेस। जी, कितनी देर के लिए रखना है सर? 10 मिनट कितनी के बार? लिए आपने 10 मिनट में आपने इसको 5 से 6 बार पानी में डुबो के निचोड़ के रखवाना है। ओके सर, ओके। जी, ठीक है और सर। उसके जैसे वो सूख जाए तो उसके जी सर। बाद आप उसमें ग्रीन ऑइंटमेंट का मसाज करवा सकते हैं, या पहले अगर येलो ऑइंटमेंट अगर आप परचेज मतलब आपके पास है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले येलो ऑइंटमेंट का मसाज करवाइए। कुछ समय के बाद इसमें हम जहाँ पे वाई का यूज़ किया वहाँ पे जी का यूज़ करेंगे और साथ में ग्रीन ऑइंटमेंट का मसाज करवाएंगे। ओके सर, ठीक है ये सर। जिस दिन भी करना है उस दिन मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम करना है। मान लीजिए जैसे आज किया फिर 2 दिन के बाद फिर किया, पर जब भी किया तो मॉर्निंग में भी किया और रात को सोने से 1 घंटा पहले भी किया। ओके सर, नोटेड सर।
थैंक यू सर। थैंक यू। आज शुभम जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि उनका एक एग्जाम है जो वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग उनके भी एग्जाम चले हैं। वो खुद भी पढ़ रहे हैं और हमको भी पढ़ा रहे हैं साथ में। तो अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए अगर किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कैंसरसों को, कैंसरसों के प्लांट डिटेल को, प्लांट चार्ट को। सॉरी सर जी, मेरा नंबर आ सकता है क्या? जी बोलिए सर, आप बताइए ना प्लीज। सर इंसुमिनिया के लिए पहले आपने बताया था मुझे, लेकिन शुरू नहीं किया मैंने। S5A2WE जी D6 में बताया था, जी F1 बर्बन बाई D6 में बताया था, जी C17 S10 D6 में बताया था सर, जी मेमनोटॉन सिरप बताया था। जी इतना ही बताया था सर आपने। ओके सर, इसको आप D6 में D5 कीजिएगा, ये बुक वाला ट्रीटमेंट है। D5 D5 जी D5 जी। खाना खाने से 15 मिनट पहले, खाना खाने के 15 मिनट बाद 100 ml पानी में लास्ट, आप 2 हफ्ते के लिए देंगे तो लास्ट के जो 3 से 4 दिन होंगे उस पेशेंट के लिए, उसमें वो 15 मिनट की जगह खाने से 5 मिनट पहले, खाने के 5 मिनट बाद 30 ml पानी में लेगा। फिर ये 2 डोजेस करने हैं आपने। 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद। जी जी, लास्ट के 3 से 4 दिन पे। जी सर, 3 दिन बाद। और सर इसके बीच की और तो पूछ रहा था, इसके बीच में तो आराम नहीं मिलेगा, खुजली में सूखी खुजली होती है सर। सर मैम देखिए, चमड़ी के 100% ट्रीटमेंट पेशेंट के अंदर लिवर और किडनी का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड आपका फैक्टर होता है लंग्स बेस्ड फैक्टर, ठीक है। इन 3 अगर हमने कोई भी अभी हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि आपका स्किन के ट्रीटमेंट में S6C6 का फॉर्मूला भी यूज होता है और S5C5 का भी फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए एक बार S5C5 बेन अगर मान लीजिए ये नहीं आपका वर्क कर पाया तो आप एक बार इसको S6C6 का ट्रीटमेंट देके देख लीजिए। और प्लीज इसका किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल एंड CBC जरूर करवाएं। किया हुआ रखा है सर? जी किया हुआ करवा दिया है। तो उसमें क्या क्या निकल के आया? तो प्लेटलेट कम रहती है, प्लेटलेट कम रहती है, ब्लड कम रहता है हल्का। और आपका PFT में कोई, जी सर, किडनी फंक्शन टेस्ट में कोई पैरामीटर ऊपर नीचे? बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर देखिए, अगर मान लीजिए बॉर्डर लाइन हमें क्या, देखो जो आज पैरामीटर नॉर्मल था आज से 10 साल पहले वो एबनॉर्मल माना जाता था। फॉर एग्जांपल बीपी आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले 150/100 होता था, आज वो 80/120 कर दिया गया है ना। इसलिए हमको जो पैरामीटर है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या कोई ऐसे पैरामीटर तो नहीं है जो अपर लिमिट की तरफ को जा रहे हैं? क्या वो कोई ऐसे पैरामीटर तो नहीं जो लोअर लिमिट की तरफ को है? सर वो स्टोन है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन है ना उन्हें? जी जी। फिर आप पूरा ट्रीटमेंट चेंज करके किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए इसमें, क्योंकि उसको जो स्किन की कंडीशन बन रही है वो बैड फिल्ट्रेशन की वजह से बन रही है। स्टोन उसको दिक्कत क्रिएट कर रहा है। आप एक बार किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए विद इमीडिएट हॉट कंप्रेस, और पेशेंट आपका 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसकी जो स्किन की कंडीशन भी नॉर्मल हो जाएगी और स्टोन भी उसका निकल जाएगा। तो सर वो S6C6C17 वगैरह ये वाले चलेगा ना? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्टोन के लिए जी जी जी। हॉट कंप्रेस जो देना है वो S6C1YE देना है पहले। शुरू के 1 से 1.5 महीने S6C1YE दीजिएगा। लगभग 10-12 साल पुरानी है सब स्टोन। आप उसको देना शुरू कीजिए, डेफिनेट 100%। देखिए मैंने अभी पहले ही आज हमारा स्किन की डिस्कशन हो रहा था तो मैंने बार बार रिपीट किया है कि किडनी और लिवर इंक्लूडेड होता है बैड स्किन कंडीशन के अंदर। तो इसको तो क्रोनिक स्टोन की कंडीशन बनी है तो पता नहीं कितने समय से इसकी किडनी, आखिर में किडनी है तो परेशानी के अंदर ना, वो अपने आप में हम ये चीज को तो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि किडनी की दिक्कत है उसे। तो बस उसी के कारण से उसका बाय प्रोड्यूस बन गया एक स्किन की कंडीशन। इसलिए सबसे पहले किडनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए उसका प्लीज। सर इतनी काम चल जाए, कुछ और भी देना पड़ेगा? सर बिफोर मील, आफ्टर मील, सिरप, टैबलेट पहले ये स्टार्ट कीजिए, और 2 हफ्ते से 1 महीने के बाद कैंसरोमिन एसपी स्टार्ट कर दीजिएगा रैपिड डोज में।
अभी एक रैपिड डोज हो रहा है, इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप प्लीज बुक में जाइए ना, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट चेक कीजिए अभी एक बार। ये है आपका S6L1BE, C6 वर्वन YE, C17 रैपिडोज, एल्कोलिन टैबलेट 8 नंबर और 21 नंबर, ये देना शुरू कर दीजिए अभी, पूरा ट्रीटमेंट एग्जैक्टली। हेलो, चलिए कोई इशू नहीं सर, जब बीच में जुड़ेंगे तो उस समय हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो कैंसरसो है उसका हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर हो उसके अंदर हम उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। तो प्लीज अपना पेन एंड नोटबुक अपने पास रखें। चार्ट एज यूजुअल, जैसे अभी हमने स्कोरोफ्लोसो एंड इंजेटिकोस के चार्ट क्रिएट किए थे, वैसे ही हम आज कैंसरसो का चार्ट क्रिएट करेंगे। जिनके पास बुक है प्लीज पेंसिल से उस बुक पे थोड़ा सा अपना ना नोट डाउन करते रहें। नोट्स जो है वो ऑन दी स्पॉट पे बनाए जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। पुलिस चला गया तो ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कैंसरसो ग्रुप का जो चार्ट क्रिएट करेंगे। कैंसरसो ग्रुप में टोटल 20 प्लांट्स हैं, 20 प्लांट हैं। लिख सकते हैं कैंसरसो इज इक्वल टू 20 प्लांट्स। इसमें से कुछ रिपीटेड प्लांट्स हैं जो अदर रेमेडीज के अंदर भी यूज हो चुके हैं, और कुछ इसके यूनिक प्लांट्स रहेंगे। कुछ प्योरली जो कैंसरसो के साथ यूज हो रहे हैं, कुछ जो आपके अदर प्लांट के अंदर भी यूज हो रहे हैं, रेमेडी के अंदर भी यूज हो रहे हैं। इस तरह के प्लांट रहेंगे। 20 में से जो 4 प्लांट हैं वो कॉमन प्लांट हैं। वो आपका C1 to C17 के कॉमन प्लांट्स हैं, वो 4 के 4 प्लांट। उसके अलावा जो आपके 16 प्लांट हैं वो C1 to C17 के यूनिक प्लांट हैं। तो आज हम पहले चार्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए, प्लांट के नाम लिखेंगे। अभी मैं एक बार अनाउंस करूंगा नॉर्मली, और उसके साथ उसका शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने प्लांट्स को स्टडी करेंगे तो उस समय उस प्लांट का रीनेम किया जाएगा, तो अगर किसी का नाम छूट जाए तो वो उस समय राइट डाउन कर सकता है। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा विंस टॉक्सिकम ऑफिसनेल। विंस टॉक्सिकम ऑफिसनेल, VO लिख लीजिए। सेकंड प्लांट है कोनियम मकैलम। कोनियम मकैलम, CM। थर्ड नेक्स्ट प्लांट है हमारा पिम्पिनेला सेक्सीफ्रागा। सेक्सीफ्रागा, पिम्पिनेला सेक्सीफ्रागा, PS। देन रुक्स टॉक्सिकोन्ड्रियन, RHUX, रुक्स टॉक्सिकोन्ड्रियन, RT। कोलोफोलियम, कोलोफोलियम थैलीकोट्राइड, कोलोफोलियम थैलीकोट्राइड, CT। आपका विंस VO CM PS
एंड RT, ये हमारे कॉमन प्लांट है C1 to C17 के। हर रेमेडी के अंदर ये 4 प्लांट आपके यूज हो रहे हैं। अब आगे आपका कोलोफोलियम जो है, प्लीज साथ में भी हम इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। लिखिए C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15, C17। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमने प्लांट्स के नाम लिखे हैं, और दूसरी तरफ को आप हॉरिजॉन्टली प्लांट्स के नाम लिखिए, डायगोनली रेमेडी के नाम लिखिए। पहले जो 4 प्लांट थे वो आपकी सारी रेमेडीज के अंदर कॉमन है, 9 की 9 रेमेडी के अंदर वो कॉमन है आपके, सॉरी 10 की 10 रेमेडी के अंदर वो कॉमन है आपके। और अब जो मैं आपको बताऊंगा ये यूनिक प्लांट है, तो मैं आपको साथ में ये भी बताता रहूंगा कि वो किस रेमेडी का यूनिक प्लांट है। कोलेफोलियम थैलिकोट्राइड, ये आपका C1 का यूनिक प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा एक्विस्टम एर्वेनेस, एक्विस्टम एर्वेनेस, ये हमारा C2 का यूनिक प्लांट है। पेट्रोसेलिनियम सैटिवम, ये भी हमारा C2 का यूनिक प्लांट है। प्लीज शॉर्ट फॉर्म जरूर लिख लें। फर्स्ट था हमारा EA, देन PS। अब आपका आता है डेफने मेजोरम, ये हमारा C3 का यूनिक प्लांट है, डेफने मेजोरम DM। देन है सिम्फेटम ऑफिसनेल, ये हमारा C4 का यूनिक प्लांट है। देन है फाइटोलेका डेकेंड्रा, ये हमारा C5 का यूनिक प्लांट है। देन एर्निका मोन्टाना, ये हमारा C6 का यूनिक प्लांट है। देन लेडम पेल्स्ट्रे, PALUSTRE, लेडम पेल्स्ट्रे हमारा C6 का यूनिक प्लांट है। 2 C6 के यूनिक प्लांट हो गए। देन कार्डुअस बेंडिक्टस, ये हमारा C10 का यूनिक प्लांट है। कैलिडोनम मेजस, ये हमारा C10 का यूनिक प्लांट है। इसको CMJ कर लीजिएगा, ठीक है, CMJ। जहां पे कॉमन हो जाए तो उसमें आप आगे नाम उसको चेंज कर लीजिएगा। जिस दिन हम सिंगल 1 to 1 को रिपीट करेंगे उस दिन पूरी तरह से उसका नाम अच्छे से अनाउंस करके करवाया जाएगा। कैलिडोनियम मेजस C10 का यूनिक प्लांट। पोडोफाइलम प्लाटम, ये भी C10 का यूनिक प्लांट है। देन एलियांथस ग्लैंडुलोसा AG, ये हमारा C13 का यूनिक प्लांट है। एट्रोपा बेलेडोना, ये हमारा C13 का यूनिक प्लांट है, और उसके साथ C15 का भी यूनिक प्लांट है, एट्रोपा बेलेडोना। देन मर्सेडीना कैंडुरागो, ये हमारा C15 का यूनिक प्लांट है। लास्ट है हमारा रूस एरोमेटिका, ये हमारा C17 का यूनिक प्लांट है, और उसके साथ पॉपुलस ट्रेमोलोइड्स PT, ये भी हमारा C17 का यूनिक प्लांट है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, मैं आपके शॉर्ट फॉर्म के साथ रिपीट करता हूं। फर्स्ट जो 4 प्लांट थे, विंस्टॉक्सिकम ऑफिसनेली, VO, कोनियम मैकेलम, CM, पिम्पिनेला सेक्सिफ्रागा, PS, एंड रोक्स टॉक्सिकोंड्रियन RT, ये हमारे C1 to C17 के यूनिक प्लांट है।
देन कोलोफाइलम थैलिकोट्राइड CT, ये C1 का यूनिक प्लांट है। C1 में एक यूनिक प्लांट एक्विस्ट्रम अर्वनिस EA, देन पेट्रोसेलियम सैटिवम PS, ये हमारा C2 का यूनिक प्लांट है 2। देन डेफने मेजोरम DM, ये हमारा C3 का यूनिक प्लांट है। देन सिम्फेटम ऑफिसनेल, ये हमारा C4 का यूनिक प्लांट है। देन फाइटोलोका डेकेंड्रा, ये हमारा C5 का यूनिक प्लांट है। C3, C4, C5 में एक एक यूनिक प्लांट है। देन एर्निका मोन्टाना AM एंड लेडम प्लेस्ट्रो LP, ये हमारे C6 के यूनिक प्लांट है 2। देन C10 कार्डियोस बेंडेक्टिकस CB, कैल्डोनियम मेजस CMJ कर लीजिएगा इसको। देन पोडोफाइलम प्लेटम PP, ये तीनों हमारे C10 के यूनिक प्लांट हैं। देन C13 एलियंथस ग्लैंडुलोसा एट्रोपा बेलेडोना, ये 2 हमारे C13 के यूनिक प्लांट हैं। वहीं पे एट्रोपा बेलेडोना जो है AB और मेर्सेडिना कैंडुरागो, ये 2 हमारे C15 के यूनिक प्लांट है। लास्ट हमारा C17 रेहुस एरोमेटिका RA एंड पॉपुलस टर्मोलॉइड्स PT, ये हमारे C17 के यूनिक प्लांट है। तो ये था हमारा कैंसरसों का पूरा चार्ट। नेक्स्ट के जो हमारे लेक्चर रहेंगे उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था आज यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। सर जी C13 और C15 में एक से प्लांट क्यों है अपनी मटेरियल मेडिका में? सर ये तो अब मैटी जी से ही पूछना पड़ेगा हमको एक बार ना। नहीं, आपकी मटेरियल मेडिका जो बुक है जी C13 में सर इसमें सिर्फ एक जो प्लांट है वो कॉमन है, दोनों का यूनिक प्लांट जो है वो कॉमन है। नहीं, आपकी मटेरियल मेडिका में नहीं है ना कॉमन, और दूसरी किताब में कॉमन है। सॉरी, देखो आप बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं फर्क है उसमें। सर C13 और C15 की बात कर रहे हैं आप? जी, मटेरियल मेडिका है जो आपके। अगर मान लीजिए कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है तो मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। अदरवाइज अब जैसे ये भी तो हमने मटेरियल मेडिका से ही किया ना, ये हमारे बुक है, कोई और तो बुक है नहीं ये। तो इसमें जो C13 और C15 में यूनिक प्लांट भी एक कॉमन है, उसके अलावा दोनों का एक यूनिक छपने में मिस्टेक है। जी फिर वो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो सकता है सर। हाँ थैंक यू बताने के लिए सर, उसको इमीडिएटली हम रेक्टिफाई करवाएंगे। जी ओके, अभी हमारा आज का जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम था वो आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो सेशन एंड करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो तो हम लास्ट क्वेश्चन क्वारी लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर इल्ताफ हुसैन जी का हैंड रेज है, क्या उनका कोई क्वेश्चन है? जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा पेशेंट को हम डिस्कस करें, ताकि अभी हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है जो डिस्ट्रीब्यूटर मीट होगा हमारा। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने सिलेक्टेड 10 डॉक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, जिनको हम नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आइकॉनिक सेटअप के अंदर लेके जाने वाले हैं। उसमें उनकी जो 3 मंथली कैंपिंग होगी,
मतलब कि उनके अगले 1 साल के अंदर मिनिमम 3 से 4 कैंप लगेंगे जो उनके, उसके रिगार्डिंग उससे पूरा रूट प्लान तैयार किया जाएगा। इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो 10 जो डेवलप हो चुके हैं उसके अलावा जो अगले जो 10 नंबर होंगे, तो उसको वो उन डॉक्टर्स को वो करने वाला है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकता है और अपना नाम देके अपने आप को उस लिस्ट का पार्ट बनाने की कोशिश करें और जल्द ही उम्मीद है कि आप सभी लोग एक बहुत बढ़िया आइकॉनिक सेटअप के अंदर जाएँगे। सर जी सर। एक्सक्यूज सर। सर ये अपना बुक का हकलाने वाला जो फार्मूला है वो अभी एक पेशेंट को दिया है, जी। तो उसमें लगाने के लिए भी दिया है 45 पॉइंट पर WE। तो जी। ये जो आप थे ये 13 नंबर जो पॉइंट है इस पर भी दिया जाए साथ में। सर पता क्या 13 पॉइंट्स के नंबर पॉइंट। रिगार्डिंग ना अभी मेरा इसमें ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पॉइंट्स का, ठीक है? जी जी जी। अब मान लीजिए कि मैं 13 का टंग के लिए सर, जी, हाँ। टंग टंग के लिए। देखिए जो बुक में मेंशन किया है, वो नो डाउट हमें उस जी तरह से जी फॉलो करना चाहिए, है ना? जी जी अब इसमें लिखा ही है, बिल्कुल माउथ एंड टंग के रिगार्डिंग इसमें बताया जा रहा है ना? जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो आप इसका ज़रूर यूज़ करवाएँ सर एक बार। हाँ ये 13 नंबर और लग जी, सर बिल्कुल, आ जाए। बिल्कुल। जी और पॉइंट्स का ना एक फैक्टर और भी आप कर सकते हैं कि थोड़ा-सा उसको आपको अब जी। ओरिजिनल का ही यूज़ करवाना है, ठीक है? तो प्लीज़ अपने पास 5 एमएल के जो ड्राम होते और हैं, जो सर। सबसे छोटे जो ड्राम होते हैं 5 एमएल के, वो ड्राम्स ज़रूर जी अपने जी पास जी जी। अवेलेबल रखें, ताकि आपको ओरिजिनल मेडिसिन देने में कोई दिक्कत ना आए। हाँ ऐसा जी मैं कोई इश्यू नहीं है 5 5 एमएल ml की 10 उसमें आप ml 2 एमएल, 3 दे एमएल, सकता 5 हूँ। एमएल को भी हमने पूरा भर के नहीं देना कभी भी, उसको आधा ही भर के दो। जो नहीं। 5 एमएल का सबसे छोटा ड्राम होता है, हाँ जी तो वो क्योंकि उसका जो अब जो हमें एप्लीकेशन करवानी है, वो हमें ओरिजिनल मेडिसिन की ही करवानी चाहिए। ये चीज़ हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका जी। है। क्योंकि ओरिजिनल मेडिसिन की एप्लीकेशन के अंदर जो उसके हमें आज के जी समय पे इम्प्रूवमेंट और रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को ख़त्म करेंगे। कल दोबारा 3 बजे आप सब रोज़ जुड़ते हैं, पूरे टाइमली जुड़ते हैं। हमारे सीनियर डॉक्टर्स नमस्ते हमेशा सर जुड़ते हैं। जी सर। क्रॉनिक क्रॉनिक स्टोन के बारे में पूछ रहे थे सर, वही रह गया था बीच में थोड़ा। जी सर, S6C6 बुक वाला फॉर्मूला बुक निकाली आपने? हाँ इसमें आपका किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है। जी जी, H6L1BE BM, जी। H6 बर्बन बाई AM C17, जी, जी, जी। और एस पर REQ ऑफ यूरिन ऑल इन D5 R25। सर आपने बीच में शायद से C17 मिस कर दिया। C17 भी लिखा होगा उसमें ना? मैंने बोला था सर, लिखा है C17 रैपिड। रैपिड रैपिड जी। रैपिड ये हर 2 ठीक है। घंटे में 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में पिलाइए। 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में। अगर पेट की कोई दिक्कत है तो C17 के साथ एस्टन ऐड कर दीजिएगा। वैसी कोई दिक्कत तो नहीं सर? तो फिर C17 अकेला दीजिए। 1 चम्मच में 5 बूंद D3 से सर? जी, जी। और हॉट कंप्रेस प्लीज़ नोट कर लीजिए। जी जी S6 जी C1 जी। YE। नंबर कौन से पे सर? हॉट कंप्रेस देना सर, हॉट कंप्रेस। ये किडनी एरिया पे आपको सीधे इसका गरम सेक करवाना है। किडनी के पीछे पीछे हिस्से में, फ्रंट एंड बैक। बैक में, राइट किडनी में, राइट। जी, जी। जो भी आपका है। ये आयुर्वेदिक दवा खाई थी सर इसकी, तब से खुजली हुई है। इसी दवा तो किडनी की खाई ना सर, तो उसी समय से खुजली होने लगी। सर पहले नहीं थी। देखिए रिलीज ऑफ सप्रेशन में और खासकर अब इतने लंबे समय से पेशेंट एक चीज में दिक्कत में है। जी जी अगर कोई भी बीमारी बहुत लंबे समय से शरीर में चल रही है, तो सबसे पहले स्किन के ऊपर ही उसका असर आता है। हाँ, तो वही हुआ है सर। जी। आप इसको किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली इसका जो
स्किन की कंडीशन है उसके ऊपर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सर ये दोनों इकट्ठी चल जाएंगी ना, इंसोमिनिया की और ये दोनों? सर आप इंसोमिया को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दीजिए बेशक, अच्छा सर, बंद आप ड्रॉप ये कर दें। प्योरली ये चला दीजिए। ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत साधुवाद सर आपके लिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते। क्या किसी और डॉक्टर साहबान का कोई क्वेश्चन है अभी या कोई डिस्कशन है? हेलो। यस सर। जी सर, सर आप बोले थे कि जो हॉट कंप्रेस या पॉइंट्स पे जो आप मेडिसिन लगाते हैं वो ओरिजिनल ही लगानी चाहिए। वो हॉट ओरिजिनल कंप्रेस मतलब? नहीं, ओरिजिनल पॉइंट का जो मसाज करना है वो हाँ ओरिजिनल। हाँ, हॉट वो कंप्रेस जो को आपने डाइल्यूशन ही जो दिया किट जाएगा। में आती है, जो किट में आती है डायरेक्ट से कराना है? जी जी जी, जो मसाज करनी है, जी जो पॉइंट पे लगाना है वो डायरेक्ट करवाना है सर। जी। जो हॉट कंप्रेस है वो डायरेक्ट नहीं है, वो आपका डाइल्यूशन बना के ही दिया जाएगा। वो D6 में बना के दिया जाता है हॉट कंप्रेस वाला? D5 जो भी डाइल्यूशन चल रहा है वही चलना चाहिए। अगर D5 दे रहे तो D5, D4 दे रहे तो D4, D6 दे रहे तो D6। ठीक है, ठीक। तो इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को खत्म करेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल दोबारा इसी समय पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय इलेक्ट्रोपैथी, जय काउंसिलमेटी। जय रविशंकर, जय गुरुदेव। नमस्कार नमस्कार। तो